इंपॉर्टेंट पॉइंट में फर्स्ट पॉइंट को हमने देख लिया था। आज हमें पढ़ना है सेकंड पॉइंट को। तो देखिए सॉलिड एंगल का जो सेकंड पॉइंट था, तो सॉलिड एंगल को जैसे आपको पता है कि सॉलिड एंगल को ओम से रिप्रेजेंट करते हैं और इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट को हमने जाना था कि सॉलिड एंगल का फॉर्मूला होता है डेल्टा एस कॉस थीटा बाई आर स्क्वायर, जहां पे थीटा क्या होती है, तो थीटा इज द एंगल बिटवीन डेल्टा एस एंड रेडियस वेक्टर। इन दोनों के बीच का एंगल था कि डेल्टा एस क्या है, तो डेल्टा एस इज द एंगल बिटवीन द एरिया वेक्टर एंड द रेडियस वेक्टर। अब जरा सा हम क्या सोचने वाले हैं, हम लोग ये देखेंगे कि फर्स्ट पॉइंट तो हमने पढ़ लिया था कि किसी भी शेप का रहेगा हमारा, जैसे क्लोज सरफेस सिलेंडर हो, स्फीयर हो या जनरल शेप का हो, दिस इज स्फीयर, कोई सिलेंडर हो, तो सभी के केसेस में क्या होता है कि यदि हमारी पॉइंट अंदर है, इनवाइड होती है, जैसे यहाँ पर कहीं पे भी पॉइंट है, तो उन सभी के लिए हमने देखा था कि सॉलिड एंगल का वैल्यू कितना था, 4 पाई। तो वहां फर्स्ट पॉइंट हमने लिख लिया था कि द सॉलिड एंगल फॉर अ सरफेस which is closed and inside a point is equals to 4 पाई। अब का एक पॉइंट और ध्यान रखना है, सॉलिड एंगल का सेकंड पॉइंट, सॉलिड एंगल का सेकंड पॉइंट क्या ध्यान रखना है, देखिए सेकंड पॉइंट ध्यान रखना है कि फॉर अ सरफेस, अब सरफेस कुछ भी हो सकता है बट क्लोज होना चाहिए, फॉर अ सरफेस बट सरफेस क्लोज होनी चाहिए, सरफेस क्लोज होनी चाहिए। और for a surface the value of solid angle for a outside point जीरो। इसका मतलब क्या है कि जैसे देखिए मान लेते हैं या जनरल शेप है, कुछ भी हो सकता है, या स्फीयर है या आपकी सिलेंडर है, तो कहना ये चाहता है कि यदि किसी भी क्लोज सरफेस में कोई भी हम बाहर का एक पॉइंट लेते हैं, जैसे यहाँ पर, यदि कोई बाहर का पॉइंट होगा और उस पॉइंट पे आपसे पूछा जाएगा, इसका नाम P1, P2 और P3 कर देते हैं, तो आपसे पूछा जाए कि बताइए पॉइंट P1 पर सॉलिड एंगल कितना है, पॉइंट P2 पे सॉलिड एंगल कितना है, पॉइंट 3 पे सॉलिड एंगल कितना है, तो क्या ध्यान रखना है कि यदि कोई पॉइंट क्लोज सरफेस के बाहर होती है तो सॉलिड एंगल 0 होता है, क्लोज सरफेस के अंदर होती है तो सॉलिड एंगल 4 पाई होता है। ओके, अब देखो इसको समझना भी है कि ऐसा क्यों होता है, बट अभी आप इसको ध्यान रखो कि सॉलिड एंगल अंदर वाले पॉइंट पे होता है 4 पाई, बाहर वाले पॉइंट पे होता है कितना, 0। जैसे जनरल इसको अगर शॉर्टकट हम समझना चाहें, बस इतना ही समझ सकते हैं। देखिए एक पॉइंट है या आर्क है, तो अगर इस आर्क की लेंथ मेजर करना चाहेंगे तो फॉर्मूला पर है थीटा इक्वल्स टू एल बाई आर, और यहाँ कंडीशन था क्या कि एल एंड आर एक दूसरे पे परपेंडिकुलर होनी चाहिए, कहां पर, जहां पर एक पॉइंट टच करती है, बट यहाँ पे जब टचिंग पॉइंट देखोगे तो कभी भी एक दूसरे से परपेंडिकुलर नहीं होगी। इसका मतलब ये है कि कभी भी हम बाहर वाले पॉइंट पर सॉलिड एंगल निकाले या बाहर वाले पॉइंट पर प्लेन एंगल निकाले, सभी का वैल्यू क्या होता है, 0 होता है। मतलब अब सेकंड पॉइंट हमने पढ़ लिया, फर्स्ट पॉइंट पढ़ा था कि कोई अंदर का पॉइंट होगा तो 4 पाई, बाहर का पॉइंट होगा तो 0। अब लास्ट रिलेशन पढ़ते हैं सॉलिड एंगल में। देखिए अभी तक के दोनों पॉइंट जो है उसको याद रखना है, क्योंकि आपकी बोर्ड में डायरेक्ट पूछ दिया जाता है कि इफ अ पॉइंट इज इनसाइड, यदि कोई भी बंद सतह के अंदर कोई बिंदु और वहां पर सॉलिड एंगल पूछा जाएगा तो 4 पाई, बाहर में पूछा जाएगा तो 0। अब लास्ट एक पॉइंट लिखते हैं जो इंपॉर्टेंट है, किसके लिए, कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए। मैक्सिमम टाइम कॉम्पिटिटिव एग्जाम में इससे क्वेश्चन देखे जाते हैं। जैसे देखिए इसको लिख लीजिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, रिलेशन बिटवीन प्लेन एंगल एंड सॉलिड एंगल। प्लेन एंगल को और सॉलिड एंगल के बीच आपको रिलेशन बताना है। तो सबसे पहले तो हम एक बार छोटी सी फिगर से आपको समझा देते हैं। यही था प्लेन एंगल, और सॉलिड एंगल क्या था, किसी भी सरफेस के द्वारा जो एंगल बनाया जाता है उसको बोलते हैं सॉलिड एंगल। ये था ओम और ये था थीटा। अब क्या बोलना चाहता है कि इन दोनों के बीच रिलेशन लाइए, मतलब दोनों के बीच क्या रिलेशन है। एक कॉन्सेप्ट आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें हम आपको एक छोटा सा फॉर्मूला दे देते हैं। हाँ, ऐसे उसका प्रूफ किया जाता है, बट वो प्रूफ आपके लिए भी इंपॉर्टेंट नहीं, बस आप उसे क्या करो, समझ लो कि ठीक है, यदि हमको प्लेन एंगल और सॉलिड एंगल में रिलेशन चाहिए। कभी कभी क्या होता है क्वेश्चन में
कि सॉलिड एंगल दिया होता है, आपसे बोलेगा कि बताइए प्लेन एंगल कितना है। अब प्रॉब्लम में बच्चे हो जाते हैं कि वो अलग अलग तो सेपरेट पढ़े हैं बट दोनों का रिलेशन नहीं पढ़ते हैं, या बहुत लोग पढ़े भी हैं बट फिर भी मेरा काम है सारे डायमेंशन को टच कर लेना। तो देखिए इन दोनों में रिलेशन कैसे लाया जाता है, एक छोटी सी फिगर से हम समझ लेते हैं। ओके, यह हमारी क्या है, कोई डिस्क है, प्लेट है सर्कुलर, तो जिसका सॉलिड एंगल मान लेते हैं कितना है, ओम। अब देखिए इसी प्लेट में हम क्या करते हैं, एक आर्क लेते हैं, चाप लेते हैं। तो यह है क्या आपकी ARC आर्क चाप, और यह आपकी क्या है, सतह या सरफेस। तो देखा क्या जा रहा है कि, और यह आपका पॉइंट है सेंटर वाला, इसको मैच करते हुए आगे की तरफ बढ़ जाएंगे। अब आप क्या देख सकते हो, यहाँ पे जरा सा देखो कि आपको क्या देखने को यहाँ मिलेगा कि सरफेस के द्वारा या इस सतह के द्वारा यह जो बिंदु है मानते हैं O, तो इस बिंदु पर सॉलिड एंगल बनाया जा रहा है, बट चाप के द्वारा क्या बनाया जा रहा होगा, प्लेन एंगल। प्लेन एंगल का वैल्यू मानते हैं कि 2 अल्फा है, तो आधा अल्फा और नीचे वाला भी अल्फा। इसे समझ लेते हैं कि एक ही बिंदु पर हम दो चीज दिखा रहे हैं, प्लेट के द्वारा तो सॉलिड एंगल, आर्क के द्वारा तो प्लेन एंगल। प्लेन एंगल का वैल्यू अल्फा और अल्फा है मतलब 2 अल्फा। अब सेपरेट हम दोनों को अलग अलग करके फिगर समझा देते हैं, उसके बाद रिजल्ट लिखेंगे। चलिए देखिए, यह था सॉलिड एंगल ओम, और इसी पर यह है अल्फा और यह भी क्या है, अल्फा। ओके, यह है प्लेन एंगल और यह है सॉलिड एंगल। दोनों में रिलेशन क्या होता है, देखिए अल्फा हम नाम दे देते हैं, अल्फा क्या है, अल्फा इज सेमी प्लेन एंगल। अल्फा जो है टोटल प्लेन एंगल है 2 अल्फा और सेमी प्लेन एंगल अल्फा। तो ओके चलिए, अल्फा है सेमी प्लेन एंगल और ओम क्या है, ओम इज द सॉलिड एंगल। और इन दोनों के बीच जो रिलेशन होती है, ये दोनों फिगर अगर आपका हो चुका है तो देखिए सॉलिड एंगल इज इक्वल्स टू 2 पाई इंटू 1 माइनस कॉस अल्फा। ऐसे इसे प्रूफ भी किया जाता है, बट आप इसे ध्यान रखें, प्रूफ करेंगे तो थोड़ा प्रूफ कर देंगे। ऐसे देखिए कुछ कुछ ऐसी चीजें हैं, बस उसको ध्यान रखना चाहिए, प्रूफ हम करके, और इसका जो प्लेलिस्ट होगा गॉसला का उसमें इसका प्रूफ भी होगा, सारी चीजें होंगी। थोड़ा लेक्चर लंबा ना हो जाए, इसीलिए हम चाहते हैं कि जो कंटेंट है वो आपको मिल जाए, जो आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है वो आपको मिल जाए। इसकी सारी प्रूफ और सारी चीजें प्लेलिस्ट में पड़ी होंगी, आप कभी उसे देख सकते हो। चलिए अब मानते हैं कि ये फॉर्मूला हमें पता चल गया कि ठोस कोण इज इक्वल टू 2 पाई इंटू 1 माइनस कॉस अल्फा। अल्फा क्या है, सेमी प्लेन एंगल, मतलब सतह का जो कोण है उसका आधा भाग। सतह का टोटल कोण है 2 अल्फा, आधा है अल्फा। अब हम जरा सा चेक करते हैं, क्योंकि हमने पढ़ा था, एक पॉइंट हम चेक करते हैं कि हमने पढ़ा था कि किसी भी बंद सतह के लिए सॉलिड एंगल का वैल्यू कितना लिया जाता है, 4 पाई। तो हम मानते हैं कि इस फॉर्मूले पर चेक कर लेते हैं कि हमारे पास एक स्फीयर है, तो स्फीयर है बंद सतह। बंद सतह के लिए आपको ठोस कोण का वैल्यू 4 पाई आना चाहिए, तो फॉर्मूला लिखेंगे सॉलिड एंगल इज इक्वल टू 2 पाई इंटू 1 माइनस कॉस अल्फा। अब देखिए कॉस अल्फा, तो इसमें टोटल एंगल होता है कितना, 360 डिग्री। तो टोटल एंगल 360, इसका मतलब 2 अल्फा इज इक्वल टू 360, अल्फा इक्वल्स टू 180, आधा एंगल लेंगे ना। तो यहाँ पे जैसे ही 180 डालोगे या पाई डालोगे तो कॉस पाई का वैल्यू कितना होता है, -1 इंटू -1, तो माइनस माइनस प्लस, तो ये हो जाएगा +2। तो 2 पाई इंटू 2 इज इक्वल्स टू 4 पाई। इसका मतलब यह फॉर्मूला मेरा सही है। तो हमेशा ध्यान रखें, कभी कभी यह दे देता है कि यदि प्लेन एंगल 30 डिग्री हो तो 30 डालेंगे, प्लेन एंगल 90 डिग्री हो तो देखिए 90 डिग्री में डालोगे तो सॉलिड कोण कितने मिलेगा, 2 पाई मिलेगा। ओके, तो ये रिजल्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिए कि सॉलिड एंगल इज इक्वल्स टू 2 पाई इंटू 1 माइनस कॉस अल्फा।
चलिए, तो इस तरह से छोटी छोटी चीजों में हमने एरिया वेक्टर पढ़ लिया, प्लेन एंगल पढ़ लिया, सॉलिड एंगल पढ़ लिया, गॉस लॉ के बारे में छोटी सी जानकारी ले ली है। इसका प्रूफ हम आगे करेंगे। अब हमें एक नेक्स्ट टॉपिक की तरफ जाना है जिसका नाम है इलेक्ट्रिक फ्लक्स, विद्युत फ्लक्स। चलिए हेडिंग डालेंगे इलेक्ट्रिक फ्लक्स। इसको थोड़ा फील करते हुए समझते हुए चलेंगे। देखिए, इलेक्ट्रिक फ्लक्स के बारे में सिंपली क्या कहा जाता है, कुछ पॉइंट्स पहले लिखते हैं। इट इज स्केलर क्वांटिटी, इट इज डिनोटेड बाई फाई, मतलब यह एक अदिश राशि है जिससे हम लेटर फाई ई से रिप्रेजेंट करते हैं, मतलब इलेक्ट्रिक फ्लक्स। ठीक है, यह कैसी है, स्केलर। और जैसे ही स्केलर आ गई, इसका मतलब इसका एडिशन बहुत ही सिंपल होगा, जनरल अलजेब्रा की तरह जोड़ सकते हैं। अच्छा, अब इसका डिफिनेशन देखते हैं कि क्या है इलेक्ट्रिक फ्लक्स। तो देखिए, इलेक्ट्रिक फ्लक्स का मतलब जनरली सबसे फिर लेते हैं कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स है क्या। तो फ्लक्स जनरली मेजर्स द फ्लो ऑफ एनर्जी, एनर्जी के फ्लो के बारे में बताता है कि किसी भी सरफेस से कितना एनर्जी का फ्लो हो रहा है। या कह सकते हैं कि फ्लक्स इज डिफाइंड एज द फ्लो ऑफ नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस थ्रू अ सरफेस एंड दैट सरफेस विल बी नॉर्मल टू द इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। ओके, यानी कि हम कह सकते हैं कि किसी भी सरफेस से, किसी भी सतह से कितना नंबर ऑफ लाइन पास कर रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, उसको हम काउंट करते हैं। और ध्यान ये रखा जाता है कि वह सरफेस लाइंस पे परपेंडिकुलर होनी चाहिए। या हिंदी में से ऐसा बोल सकते हैं कि विद्युत फ्लक्स हमें यह बताता है कि किसी भी सतह से लंबवत दिशा में कितनी विद्युत बल रेखाएं गुजर रही हैं। और इससे हमें एक चीज और सीखने को मिलता है कि कितनी एनर्जी किसी भी सतह से क्रॉस कर रही है। ओके क्या, तो इसे जरा सा लिख लेते हैं। हिंदी में लिखेंगे फ्लक्स करते हैं, यानी कि जनरली हम ये समझने जा रहे हैं कि किसी भी सरफेस से कितनी नंबर ऑफ लाइंस गुजर रही है उसको काउंट करना है। और काउंट करने के बाद हमें यह पता चल चुका रहेगा कि कितना उसका फ्लक्स है। और फ्लक्स जनरली हमें फील कराता है कि कितनी एनर्जी का फ्लो हो रहा है। तो धीरे धीरे हम इसे और अच्छे से समझेंगे। ये आप पहले नोट कर लीजिए कि फ्लक्स एक स्केलर क्वांटिटी है। उसके बाद हमने देखा था कि इसे फाई ई से रिप्रेजेंट करते हैं और यह बताते हैं कि किसी भी सरफेस से कितनी नंबर ऑफ लाइंस पास कर रही है। बाद में हम इसका कैलकुलेशन सीखेंगे, पहले हम यह सीख लेते हैं कि ठीक है भाई, नंबर ऑफ लाइंस तो है, बट हम कैसे काउंट करेंगे और यह किस किस बातों पे डिपेंड करती है, यानी इलेक्ट्रिक फ्लक्स किन किन बातों पे डिपेंड करती है, यह देखना चाहते हैं। जैसे देखिए, हमारे पास कुछ लाइंस है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है, विद्युत बल रेखाएं हैं। और यहाँ पे जरा सा देखिएगा, मैंने एक सरफेस लिया है।
अब जरा सा देखो इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या कहता है, यानी इलेक्ट्रिक फ्लक्स हमें यह बताता है कि किसी भी सतह से कितनी विद्युत बल रेखाएं पास कर रही हैं, उनकी जो संख्या होती है वह इलेक्ट्रिक फ्लक्स कहलाती है। अब यहाँ पे देखेंगे हम कि जैसे ही आपको इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकालना होगा, देन इसका नाम यदि सरफेस इसका एरिया A1 लेते हैं और इसका एरिया A2 लेते हैं, तो इन दोनों फिगर में आपको देख के पता चल रहेगा कि A1 का एरिया ज्यादा है A2 से। अब देखिए यदि आपसे कोई पूछे कि बताइए A1 से कितनी नंबर ऑफ लाइंस पास कर रही, विद्युत बल रेखाएं कितनी गुजर रही, तो आपका क्या करना होगा 1 2 3 4 5 6, मतलब A1 से 6 लाइन गुजर रही है। और अगर A2 से पूछा जाए तो A2 से कितनी लाइंस गुजर रही है, तो A2 से 1 2 3 4 लाइंस गुजर रही है। तो यदि आपसे पूछा जाए कि किसका फ्लक्स ज्यादा है, तो फ्लक्स क्या बताती है, नंबर ऑफ लाइंस की संख्या। तो इसका लाइंस 6 है, इसका लाइंस 4 है। हम कहेंगे कि 1 का फ्लक्स ज्यादा है और 2 का फ्लक्स कम है। एक किस बात पर डिपेंड किया, लाइन तो वही है, लाइन पहले भी 8 पास थी, 6 थी, अब भी 6 है, बट प्रॉब्लम क्या है कि आपने एरिया को चेंज किया है। इसका मतलब हमें यह पता चलता है कि हमारी जो फ्लक्स है वह एरिया पर डिपेंड करती है। तो हम यहाँ से लिखेंगे कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, इलेक्ट्रिक फ्लक्स है वह एरिया पे डिपेंड करती है। चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट। जैसे देखिए दोनों सेम एरिया है, यह भी ए है और यह भी ए है, बट यहाँ पे हम क्या करते हैं कि यहाँ पर देखिए लाइंस की संख्या, और यहाँ पे लाइंस की संख्या देखिए। यदि हमें क्या हो, इस केस में हम क्या करने जा रहे हैं कि देखिए लाइंस की संख्या दोनों में अलग अलग है, डिफर कर रही है, यानी कि दोनों में लाइन की संख्या अलग है बट एरिया दोनों का सेम है। इसका भी एरिया ए और इसका भी एरिया ए है। यदि दोनों का एरिया समान है, परंतु हम क्या देख रहे हैं कि यदि लाइन की संख्या हम चेंज कर देते हैं तो हमारा काउंटिंग जरा करोगे, 1 2 3 4 5 6 7 8, यहाँ पे 8 लाइन है और यहाँ पे कितनी लाइन है, 4 लाइन है। तो हमें क्या पता लगता है कि यदि एरिया क्षेत्रफल समान हो परंतु हम लाइन की संख्या को चेंज करते हैं तो हमारा फ्लक्स भी चेंज कर जाता है। क्यों? क्योंकि फ्लक्स नंबर ऑफ लाइन की संख्या बताती है। यहाँ पे 8 है और यहाँ पे 4 है, तो हम ऐसा बोलेंगे कि जहाँ पे लाइन की संख्या ज्यादा होगी वहां पे फ्लक्स ज्यादा होगा। और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स आती कहाँ से, इलेक्ट्रिक फील्ड से रिलेटेड है, तो हम बोलेंगे कि जिसका इलेक्ट्रिक फील्ड ज्यादा और एरिया सेम हो, इलेक्ट्रिक फील्ड ज्यादा हो परंतु एरिया सेम हो, तो हम कहेंगे कि उसका फ्लक्स भी ज्यादा है। तो यहाँ से हमें एक चीज पता चलती है कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ लाइंस, और जनरली हम कह सकते हैं कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स है जो कि इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रांग होगा तो लाइंस ज्यादा निकलेंगी, इलेक्ट्रिक फील्ड वीक होगा तो लाइंस की संख्या कम निकलेगी। तो हमें दो चीज तो पता चली है। देखिए यहाँ पे बहुत साइन अभी नहीं दीजिएगा, क्यों नहीं दे रहे हो, क्योंकि देखो दो चीज अगर प्रोपोर्शनल है इसका मतलब सब चीज प्रोपोर्शनल होना चाहिए। अभी हमने वहां भी नहीं दिया था साइन, यहाँ भी नहीं दिया है साइन। हमने देखा कि फ्लक्स जो है इलेक्ट्रिक फील्ड पे भी डिपेंड कर रही है। अब एक थर्ड केस जरा देखिएगा। अब जरा सा देखो, अब हमने क्या किया है कि लाइंस की संख्या सेम रखी है और एरिया भी सेम रखी है। जैसे लाइन की संख्या देखिए 2 4 6 7, लाइन 7 है पहले भी, लाइन 7 है बाद में भी। एरिया पहले भी इसका ए था, इसका एरिया फिर भी ए। मतलब क्या करते हैं कि प्लेट को पहले वर्टिकल रखे थे, अब प्लेट को टिल्ट कर देते हैं, थीटा एंगल से घुमा देते हैं। तो देखिए एरिया भी सेम, पहले केस में हमने क्या रखा था, एरिया अलग अलग, दूसरे केस में रखा लाइन अलग अलग, थर्ड केस में एरिया भी सेम लाइन भी सेम। बट हम क्या कर रहे हैं कि इस केस में हमारा जो प्लेट है उसको आगे पीछे की तरफ या कह सकते हैं यहाँ पे तो आगे की तरफ आप किसी डायरेक्शन में थीटा डिग्री के कोण से मूव करा देने के बाद, अब जब मूव करा देते हैं तब यदि आपसे पूछे कि बताइए लाइन की संख्या क्या है, देखिए क्या करोगे यहाँ पे 2 4 6 7, तो फर्स्ट से तो 7 लाइन है बट सेकंड से देखिए 1 2 3 4 5 लाइन। इसका मतलब हमें यह भी पता चलता है कि जो हमारी फ्लक्स है वह प्लेट के
ओरिएंटेशन मतलब व्यवस्था, प्लेट कैसे रखी है, विथ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पर भी डिपेंड करती है। यानी कि हमें क्या पता चलता है कि हमारी जो फ्लक्स है वह इस बात पे भी डिपेंड करती है कि हमारी प्लेट का और लाइन का ओरिएंटेशन कैसा है। ओरिएंटेशन मतलब संरचना या व्यवस्था बदलने पर हमारी फ्लक्स और नंबर ऑफ लाइंस की संख्या बदल जाती है। चलिए अब आगे और बढ़ते हैं और देखते हैं कि ठीक है, हमें 2-3 रिलेशन मिल चुका है। हमें फर्स्ट रिलेशन मिला था कि फ्लक्स जो है वह डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एरिया है। सेकेंड रिलेशन मिला कि फ्लक्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रिक फील्ड है। और थर्ड रिलेशन मिलता है कि फ्लक्स जो है डिपेंड करती है द एंगल या ओरिएंटेशन भी बोल सकते हैं, कोण पर भी निर्भर करती है। अब आपको जरा सा सोचना है, आपको जब हेडिंग दिया गया था तो देखा क्या गया था कि फ्लक्स स्केलर है, यह भी फ्लक्स स्केलर है, बट आपको पता है कि एरिया जो होती है वह वेक्टर क्वांटिटी है, इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर क्वांटिटी है, उसके बीच एंगल भी है। अब जरा सा सोचिए कि कौन ऐसा वेक्टर में पैरामीटर था, कौन ऐसा ऑपरेशन था जिसके सहारे आप दो वेक्टर को स्केलर में कन्वर्ट करते थे। और जब आपको वेक्टर पढ़ाया गया होगा तो वहां बताया जाता है कि किस दो वेक्टर को यदि स्केलर में कन्वर्ट करना है तो उसके लिए हम डॉट ऑपरेटर का यूज करते हैं। जैसे ए डॉट बी, तो मोड ऑफ ए मोड ऑफ बी कॉस थीटा। देखिए ए भी है, बी भी है और उनके बीच का एंगल भी, यहाँ देखिए दिस इज ए, दिस इज बी और उनके बीच का एंगल भी है। इसका मतलब अगर हमको स्केलर चाहिए, चूंकि फ्लक्स एक स्केलर क्वांटिटी है, तो हम ऐसा लिख सकते हैं इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज इक्वल्स टू इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू एरिया वेक्टर। कैसे? डॉट प्रोडक्ट के साथ, जो क्योंकि डॉट करेंगे तो किससे बदल जाएगी, वेक्टर में। और जब इसको ऑपरेट करोगे तो क्या मिलेगा, मोड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड मोड ऑफ एरिया वेक्टर इनटू कॉस थीटा। यहाँ तीनों को देख करके आपको क्या पता चलता है, इलेक्ट्रिक फील्ड पे डिपेंड कर रही है, सही है, एरिया पे डिपेंड कर रही है, सही, और साथ ही साथ दोनों के बीच के एंगल या ओरिएंटेशन पे भी डिपेंड करेगी कि प्लेट इलेक्ट्रिक फील्ड से कैसे रखा हुआ है। इसीलिए आपका इलेक्ट्रिक फ्लक्स का जो फॉर्मूला है दैट इज इक्वल्स टू ई डॉट डेल्टा एस होता है। इलेक्ट्रिक फ्लक्स फाई ई इज इक्वल्स टू ई डॉट डेल्टा एस। अब जरा सा यहाँ पे 2-3 पॉइंट नोटेबल है, वो देखते हैं कि इस फॉर्मूले में क्या क्या नोटेबल पॉइंट है। देखिए, इफ इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म हो मतलब एक समान हो, कांस्टेंट हो, तो उसके केस में हम फ्लक्स निकालने के लिए E इंटू डेल्टा एस का यूज करेंगे। परंतु यदि हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड नॉन यूनिफॉर्म हो, या यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म हो, एरिया भी लिख लीजिएगा यूनिफॉर्म हो, मतलब एरिया भी एक समान हो, तब यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड नॉन यूनिफॉर्म और एरिया भी नॉन यूनिफॉर्म मतलब एक समान नहीं है, तो उस केस में यदि हमें फ्लक्स निकालना है तो हम यूज करते हैं इंटीग्रेशन, और इलेक्ट्रिक फ्लक्स फाई इज इक्वल टू साइक्लिक इंटीग्रेशन ई डॉट ds। ठीक है, या इंटीग्रेशन का यूज करेंगे। यानी कि जब भी हमें इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकालना है तो फ्लक्स निकालने के इलेक्ट्रिक फील्ड पता होना चाहिए, एरिया वेक्टर पता होना चाहिए, साथ ही साथ उन दोनों के बीच का एंगल पता होना चाहिए। अब जरा सा फॉर्मूला लिखते हैं कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स फाई इज इक्वल्स टू इलेक्ट्रिक फील्ड डॉट एरिया वेक्टर। इसमें फर्स्ट पॉइंट लेते हैं कि इफ थीटा इज 0 डिग्री। 0 डिग्री का मतलब क्या है कि इलेक्ट्रिक फील्ड एंड एरिया वेक्टर कैसे हैं, पैरेलल है। इलेक्ट्रिक फील्ड एंड एरिया वेक्टर एक दूसरे के पैरेलल हैं। जब दोनों एक दूसरे के पैरेलल होती है तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स का वैल्यू क्या होगा, ध्यान रखेंगे E इंटू डेल्टा एस और कॉस 0, और कॉस 0 का वैल्यू 1 तो आएगा E इंटू डेल्टा। सेकेंड पॉइंट लेते हैं कि इफ थीटा इक्वल्स टू 0 डिग्री, सॉरी थीटा इक्वल्स टू 0 तो हो गया है 90 डिग्री। 90 डिग्री का मतलब क्या है कि इलेक्ट्रिक फील्ड एंड एरिया वेक्टर क्या है, परपेंडिकुलर है, मतलब दोनों एक दूसरे पे परपेंडिकुलर है। जब दोनों एक दूसरे पे परपेंडिकुलर होगी तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स का वैल्यू E डेल्टा एस और cos 90, और cos 90 का वैल्यू होता है 0, तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या आ गया 0। यानी कि हमें दो चीज मिला, और जब 180 होगी तो निगेटिव चला आएगा, मतलब फ्लक्स का वैल्यू पॉजिटिव हो सकता है। देखिए
फ्लक्स का वैल्यू पॉजिटिव हो सकता है, निगेटिव भी हो सकता है, जीरो भी हो सकता है। थर्ड केस में लिख ही लेते हैं, इफ थीटा इज 180 डिग्री, तो आपका मतलब है कि इलेक्ट्रिक फील्ड एंड एरिया वेक्टर एंटी पैरेलल, मतलब विपरीत दिशा में है, एंटी पैरेलल हो, एंटी पैरेलल होंगे तो आपका फ्लक्स का वैल्यू आएगा माइनस ई इंटू डेल्टा एस। क्यों? क्योंकि कॉस 180 का वैल्यू होता है माइनस 1। यानी हमें तीन चीज पता चला है इस रिलेशन से कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स का वैल्यू जो होता है पॉजिटिव भी हो सकता है, निगेटिव भी हो सकता है और जीरो भी हो सकता है। चलिए अब और आगे हम जाएंगे, उसके बाद हम लोग कुछ प्रॉब्लम करेंगे, कुछ कॉन्सेप्ट जानेंगे कि ठीक है फ्लक्स जब कैलकुलेट करते हैं तो किस तरह से सोचना चाहिए फ्लक्स कैलकुलेट करते वक्त। अच्छा, यहाँ से एक और इम्पोर्टेंट रिजल्ट आ रहा है कि देखो हमको फ्लक्स निकालना हो तो हम कुछ इस तरह से अरेंजमेंट करेंगे ताकि इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर या तो पैरेलल हो या तो परपेंडिकुलर हो, ताकि हमारा कैलकुलेशन आसान हो जाए। पैरेलल होगी तो थीटा 0 डिग्री, तो डायरेक्ट हमको क्या करना पड़ेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर का मल्टीप्लिकेशन करना पड़ेगा, और परपेंडिकुलर होगी तो फ्लक्स का वैल्यू जीरो होगा। तो इसीलिए हमेशा जनरली ध्यान दिया जाता है कि जब हमें फ्लक्स कैलकुलेट करना हो तो हम कुछ इस तरह से एरिया देखते हैं, एरिया को इस तरह से ओरिएंट करते हैं, व्यवस्थित करते हैं ताकि एरिया वेक्टर और इलेक्ट्रिक फील्ड या तो पैरेलल हो जाए या तो परपेंडिकुलर हो जाए। ओके, इस पॉइंट का यूज जैसे ही हम गॉस लॉ को प्रूफ करेंगे तो वहां से आपको पता चलेगा कि इस पॉइंट का यूज क्या था। बट जरूर ध्यान रखें कि एरिया हम किस तरह से लें। चलिए अब देखते हैं कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स का कैलकुलेशन। तो देखिए यहाँ इसमें कुछ थ्योरी भी होगी और टाइप ऑफ प्रॉब्लम भी होगी, किस तरह से क्वेश्चंस आ रही है। तो पहले बेसिक बेसिक क्वेश्चन करेंगे। तो जैसे देखिए और सब फिर बेसिक क्वेश्चन करते करते हम आईआईटी के जो कॉन्सेप्ट होते हैं उसको यूज कर लेते हैं। तो देखिए कुछ इस तरह से प्लेट है, इलेक्ट्रिक फील्ड, अभी बेसिक क्वेश्चन लेते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में है, ओके क्या, और आपको पता है कि एरिया वेक्टर ओवर ओपन सरफेस होगी। यहाँ पे पहले 2D प्रॉब्लम लिख लेते हैं, 2D प्रॉब्लम, 2D प्रॉब्लम मतलब ओपन सरफेस, और जब ओपन सरफेस होती है तो देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड इधर है और एरिया वेक्टर आपको पता है कि ओपन सरफेस में परपेंडिकुलर टू द सरफेस, तो या तो आउटर होगी या तो इनर होगी। तो देखिए ऐसे हो सकती है चाहे ऐसे हो सकती है, और दोनों केस में कितना डिग्री है, 90 डिग्री। इसका मतलब यह होता है कि आपको पता है कि जब दोनों एक दूसरे पे परपेंडिकुलर होती है तो फ्लक्स का वैल्यू जीरो, क्योंकि cos 90 का वैल्यू जीरो है। तो एक चीज यहाँ से हम सीख सकते हैं कि व्हेन electric field is parallel to a surface then flux is equals to 0। जब पैरेलल होगी तो फ्लक्स जीरो होता है। नेक्स्ट केसेस को देखते हैं। अब इसके लिए कुछ कुछ वैल्यू दिए होंगे वो कैलकुलेट कर लीजिएगा। सेकेंड केस है कुछ इस तरह से, मानते हैं कि प्लेट ऐसी है और इस बार इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे है। तो अगर आपसे पूछा जाएगा कि एरिया वेक्टर, तो एरिया वेक्टर प्लेट पे परपेंडिकुलर, तो या तो एरिया वेक्टर इधर होगी या तो एरिया वेक्टर इधर होगी। अगर इधर वाले को लेके चलेंगे तो 180 डिग्री, इधर वाले को लेके चलेंगे तो थीटा 0 डिग्री दोनों के बीच। तो इधर को लेके चलोगे तो प्लस में आंसर आएगा और इधर को लेके चलेंगे तो माइनस में आंसर आएगा। ओके क्या, तो इसका आंसर आ जाएगा फ्लक्स का वैल्यू ई डेल्टा एस, क्योंकि cos 0 का वैल्यू 1, और इधर का आंसर आ जाएगा माइनस ई डेल्टा एस, क्योंकि cos 180 का वैल्यू माइनस 1 होता है। ओके, थर्ड में चलते हैं। अभी 2D प्रॉब्लम कर रहे हैं, उसके बाद 3D प्रॉब्लम के पास जाएंगे, पुनः वेक्टर फॉर्म के पास जाएंगे, तब ऐसे जाएंगे जब इंटीग्रेशन का यूज करना होगा। फिर इस इंपॉर्टेंट पॉइंट जानेंगे, तब जाकर के हमें और अच्छी अच्छी रिजल्ट समझ आएंगे।
अब आपसे कोई पूछेगा कि व्हाट इज इलेक्ट्रिक फ्लक्स का वैल्यू बताइए, तो यहाँ प्लेट है तो आपको पता है कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड होती है या तो एरिया वेक्टर या तो बाहर की तरफ या तो अंदर की तरफ होगी। ओके क्या? तो अब आपको निकालना है इलेक्ट्रिक फ्लक्स। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स का फॉर्मूला होता है इलेक्ट्रिक फ्लक्स ई डॉट डेल्टा एस, और डॉट के लिए क्या करते हैं कॉस थीटा, तो डेल्टा एस इंटू कॉस ई इंटू डेल्टा एस इंटू कॉस थीटा। आप थीटा पे ध्यान दीजिएगा, तो देखो यहाँ पे थीटा हॉरिजॉन्टल के साथ 30 डिग्री है, तो दोनों के बीच कितना है 60 डिग्री, तो यहाँ पे कितना डालेंगे कॉस 60 और आपका आंसर चला है। बट थोड़ा सा और ध्यान देना है कि गलती एक जगह और होती है इसमें। ये तीनों पॉइंट बोर्ड में आने लायक है, आपके बोर्ड एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन पूछ दिए जाते हैं। सर्कुलर भी प्लेट हो सकती है, तो कुछ नहीं करना है, सर्कल का एरिया लेंगे पाई स्क्वायर, प्लेट होगी अगर वर्गाकार होगी तो वर्ग का एरिया, आयताकार होगी मतलब रेक्टेंगल होगी तो रेक्टेंगल की एरिया, स्क्वायर होगी तो स्क्वायर की एरिया, वृत्त होगी तो पाई स्क्वायर की एरिया। अब जरा सा देखते हैं कि मानते हैं कि एक क्वेश्चन कुछ ऐसे आ गया। इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन ऐसे है। अब देखिए, अब जरा सा आपसे पूछा जाएगा कि बताइए इलेक्ट्रिक फ्लक्स कितना होगा, तो सबसे पहले तो आपको यह ध्यान देना है कि एरिया वेक्टर, तो एरिया वेक्टर या तो बाहर होगी या तो डाउन होगी, सही है क्या? अब देखो, अब मानते हैं कि इसके बीच का एंगल दिया हुआ है, फिर से वही 30 डिग्री ले लेते हैं। अब बच्चे से गलती क्या क्या होगी कि जैसे ही उसे फ्लक्स निकालने को बोला जाएगा तो वो देखेगा कि अच्छा एरिया इलेक्ट्रिक फील्ड या 30 डिग्री, तो यह बचा हुआ कितना डिग्री 60 डिग्री, और तुरंत फ्लक्स निकाल देता है E इंटू डेल्टा एस इंटू कॉस 60 और आंसर एक मैच कर जाएगा ऑप्शन से। बट आपने गलती कर दी, क्या गलती कर दी? एंगल लेने में गलती किया आपने, ये सही लिया, इसका एरिया प्लेट का लेंगे लंबाई गुना चौड़ाई वो भी सही लिया, बट एंगल गलत लिया। एंगल कैसे गलत लिया? तो एंगल गलत लेने का कारण क्या है कि दो वेक्टर के बीच एंगल तभी लिया जाता है जब दोनों एक पॉइंट पे मीट करती हो, चाहे दोनों एक पॉइंट से बाहर निकलती हो। तो बट यहाँ देखिए, इसका यहाँ टेल है तो इस वाले वेक्टर का यहाँ हेड है, मतलब यह आंसर नहीं है, मतलब यह एंगल नहीं है। अब एंगल कितना है तो हमने क्या कहा था कि इसको आप आगे की तरफ बढ़ा लो, सही है क्या? जैसे ही आगे की तरफ बढ़ाओगे तो देखो एरिया वेक्टर ऐसे है और यह ऐसे है, तो देखिए यहाँ इस पॉइंट को देखिएगा तो इसका टेल यहाँ मिल गया है और इसका भी टेल ऊपर वाले का मिल गया है, तो ये एंगल कितना डिग्री हो जाएगा? क्योंकि किसी भी स्ट्रेट लाइन पे 180 डिग्री, तो बचा कितना 120, तो यहाँ पे आंसर इसके अनुसार निकालोगे तो गलत, बट अगर इसके अनुसार निकालोगे E इंटू डेल्टा एस इंटू कॉस 120 डिग्री, तो आपका आंसर सही माना जाएगा। समझ पा रहे हो कि क्या करना है? यहाँ पे आपको एंगल लेने में गलती है, एंगल यहाँ पे आपने 60 डिग्री लिया जो कि गलत है, एंगल कितना लेना पड़ेगा 120। क्यों? क्योंकि दो वेक्टर के बीच एंगल तभी लेते हैं जब दोनों का टेल मिले या दोनों का हेड एक पॉइंट पे मैच करता हो। यह एंगल सही है, इसे सही माना जाएगा। बट यहाँ पे जैसे ही देखिए इसको आगे की तरफ किए तो देखिए इसका यहाँ टेल मिल गया, ऊपर वाले का यहाँ टेल, तो दोनों का टेल मिल रहा है क्या? तो जब दोनों का टेल मिल रहा है तो यह एंगल 120 लेके चलते हैं। चलिए और आगे बढ़ते हैं। एक स्मॉल प्रॉब्लम कर लेते हैं। यदि यहाँ पर चार्ज है Q और यह एक गोले के अंदर रखा हुआ है जिसकी त्रिज्या है R, तो आपसे पूछे कि बताइए कुल फ्लक्स कितना हुआ? यह पॉइंट चार्ज है, बिंदु आवेश है। तो कुछ नहीं करेंगे, सबसे पहले हमें क्या करना है कि देखिए इलेक्ट्रिक फ्लक्स, तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स का फॉर्मूला होता है साइक्लिक इंटीग्रेशन E डॉट डेल्टा एस, और आपको पता है सबसे पहले तो दोनों का डायरेक्शन देख लिया जाए, उसके बाद दोनों के बीच का एंगल के बारे में समझेंगे, तब कैलकुलेशन करेंगे। तो यह एक गोला है, तो गोले पर एक छोटा सा पार्ट लो। इस पार्ट पे अगर पूछेंगे कि छोटे से एरिया का डायरेक्शन किधर होगा, तो आपको पता है कि बंद सतह के लिए एरिया वेक्टर बाहर की तरफ होती है और लंबवत होती है, और ये पॉजिटिव चार्ज है क्या, पॉइंट चार्ज है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस भी कहाँ निकलती हुई होंगी, बाहर। तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस भी बाहर निकल रही है और एरिया वेक्टर भी बाहर निकल रहा है, इसका मतलब दोनों के बीच का थीटा कितना डिग्री 0, क्योंकि दोनों एक दूसरे के समानांतर है। अब यहाँ पे चलेंगे, अब तुम देखो कि लाइंस तो ऐसे 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 पॉजिटिव चार्ज के द्वारा निकलती रहेंगी और यह एक समान होगी,
क्योंकि आपको पता है फॉर्मूला होता है के क्यू बाई आर स्क्वायर। तो जब दूरी एक समान है तो परिधि पर इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू एक समान होगा, तो इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया कांस्टेंट। यहाँ से इलेक्ट्रिक फील्ड को बाहर निकाल दीजिए, ई डेल्टा एस कॉस जीरो, और लास्टली आप क्या देखोगे कि ई कॉस जीरो का वैल्यू 1 और इंटीग्रेशन ऑफ डेल्टा एस। छोटे छोटे एरिया को जब जोड़ोगे तो पूरे वृत्त की पूरे स्फीयर की एरिया मिल जाएगी, और स्फीयर का एरिया क्या होता है 4 पाई आर स्क्वायर। सही है क्या? तो यानी हमको इलेक्ट्रिक फ्लक्स का फॉर्मूला मिल गया। अब इलेक्ट्रिक फ्लक्स मिल चुका है, बट यदि इलेक्ट्रिक फील्ड आपसे कोई पूछेगा कितना होता है पॉइंट चार्ज के लिए, तो यहाँ पे हम लिखेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू होता है के या क्यू बटा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, के क्यू बाई आर स्क्वायर। यहाँ पे आर स्क्वायर, इसको कट कर दीजिए तो 4 पाई आर स्क्वायर। 4 पाई से 4 पाई कैंसिल, आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कैंसिल, तो फ्लक्स का फॉर्मूला निकल के क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट। ये होगी थर्ड टाइप की क्वेश्चन। चलिए, अब 2D फिगर को हमने कर लिया है, अब हम करने वाले हैं 3D फिगर को। देखिए, अब 3D फिगर में सबसे पहले तो ये जानना है कि इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन दिया रहेगा और एरिया वेक्टर। तो आपको पता है कि जैसे ही क्लोज सरफेस होती है तो एरिया वेक्टर सरफेस पे नॉर्मल होती है, लंबवत होती है, और किधर होनी चाहिए, बाहर की तरफ होनी चाहिए। अब देखते हैं 3D प्रॉब्लम कैसे आ सकते हैं, मतलब 3D शेप के 3D टाइप। यानी एक सिलेंडर लेते हैं, ओके। अब आपने तो सिलेंडर लिया है, अब मान लेते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन ऐसे दिया हुआ है। अब आपसे पूछे कि बताइए टोटल फ्लक्स इस सिलेंडर से बेलन से कितना होता है। तो सबसे पहले जब भी 3D क्वेश्चन आ जाए तो सबसे पहले आपको सरफेस गिनना चाहिए, उसमें टोटल सरफेस कितना है, और प्रत्येक सरफेस से फ्लक्स निकालेंगे। और यदि आपसे पूछा जाए कि कुल फ्लक्स कितना है, तो आपको पता है कि फ्लक्स स्केलर क्वांटिटी है, तो सभी को आपस में एड अप कर देंगे। अब जरा से यहाँ देखिए, पहले तो सतह काउंट करेंगे। यह एक सतह है तो इसको बोलेंगे, इस सतह से 1, इसका नाम 1 दे देते हैं। यह एक सतह है तो इसका नाम 2, तो इससे जो फ्लक्स होगा उसको 2 बोलेंगे, ओके क्या। और एक वक्र सतह है, कर्व्ड सरफेस है, तो इस सतह का नाम दे देते हैं 3, ओके क्या। और इससे जो फ्लक्स रिलेटेड होगी उसको बोलेंगे 5। तो यदि कोई आपसे पूछे कि बताइए कुल फ्लक्स कितना है, phi net इज इक्वल्स टू phi 1 प्लस phi 2 प्लस phi 3। अब बारी बारी से हम फ्लक्स निकालेंगे और जैसे ही फ्लक्स मालूम हो जाएगा सबको ऐड कर देंगे तो आंसर चला आएगा। अब चूंकि फ्लक्स का फॉर्मूला होता है साइक्लिक इंटीग्रेशन E डॉट डेल्टा S। पहले तो हमको इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन पता होना चाहिए, साथ ही साथ एरिया का डायरेक्शन पता होना चाहिए। तो देखिए क्या क्या है इलेक्ट्रिक फील्ड। तो पहले वाले सरफेस पे इलेक्ट्रिक फील्ड अंदर की तरफ, तो पहले सबको बाहर बना देते हैं। ये फर्स्ट सरफेस, ये फर्स्ट सरफेस। तो देखिए फर्स्ट सरफेस पर इलेक्ट्रिक फील्ड है अंदर की तरफ, और आपको पता है कि बंद सतह के लिए एरिया वेक्टर कहाँ होती है, बाहर की तरफ। तो इसका एरिया वेक्टर कहाँ होगा, बाहर की तरफ। तो दोनों के बीच कितना डिग्री, 180 डिग्री। तो अगर हम फ्लक्स पूछेंगे तो कितना हो जाएगा, E इंटू डेल्टा एस इंटू कॉस 180, और कॉस 180 का वैल्यू -1, तो कितना आया, E इंटू डेल्टा एस, आगे कौन सा साइन, माइनस। सही है क्या। अब चलते हैं यहाँ पर। अच्छा, डेल्टा एस, तो इसका एरिया अगर हम मान लेते हैं, इसका रेडियस मान लीजिए ताकि कैलकुलेशन आसान हो, तो इसका रेडियस हम मान लेते हैं r। तो टोटल एरिया कितना हो जाएगा, -E इंटू पाई आर स्क्वायर। 1 का निकल चुका है। अब जरा सा हम 2 का निकालते हैं। ये सतह 2 है, तो 2 के लिए क्या आपको देखने को मिलेगा कि देखिए 2 वाला तो बंद सतह है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन तो ऐसे दिया हुआ है। यहाँ पे देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरह से जा रही है, और एरिया वेक्टर भी ऐसे, क्योंकि बंद सतह में सतह के लंबवत और बाहर की तरफ। तो थीटा कितना डिग्री हो गया, 0 डिग्री। तो यदि हम 2 का फ्लक्स निकालेंगे तो E इंटू डेल्टा एस इंटू कॉस 0 डिग्री, और कॉस 0 का वैल्यू 1 होता है। यहाँ से फॉर्मूला आया E इंटू डेल्टा एस और E इंटू पाई आर। दूसरे सतह का निकल चुका है। देखेंगे क्या कि 3D सरफेस में अब थर्ड का फ्लक्स देखते हैं। तो थर्ड का फ्लक्स क्या होता है, तो थर्ड का फ्लक्स निकालने का क्या तरीका है, तो फिर से देखेंगे कि देखो, अब हम पहले इसको डिनोट कर लेते हैं।
फिगर के साइड कि कैसे थर्ड वाली सरफेस होगी, और आपको इतना टाइम नहीं लेना है, और धीरे धीरे आपको विजुलाइज करने आ जाएगा कि ठीक है इसका सरफेस कैसे है, इसका सरफेस कैसे दिया हुआ है। आप प्रैक्टिस करते करते समझ आओगे, इतना टाइम नहीं लेना है इसमें, क्योंकि बहुत एक नंबर के ऑब्जेक्टिव में चली जाती है। देखिए अब थर्ड वाली सरफेस, ए वाली सरफेस, ध्यान रखिएगा, ये जो है, ये जो वक्र सरफेस है, कर्व सरफेस है वह, और कर्व सरफेस पे देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड का तो डायरेक्शन ऐसे है, बट एरिया का डायरेक्शन आपको पता है सतह के लंबवत और बाहर की तरफ। तो यदि दोनों के बीच का एंगल देखा जाए तो अगर इसको हम ऐसे करके मैच कर लेते हैं तो कितना डिग्री, 90 डिग्री। और यहाँ से फिर लिखेंगे E इंटू डेल्टा एस इंटू कॉस 90, और कॉस 90 का वैल्यू 0 होता है, 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 चलाएगा। यानी देखिए φ1 हमें मिला था माइनस E इंटू पाई आर स्क्वायर, φ2 हमें मिला E इंटू पाई आर स्क्वायर, और φ3 हमें मिल चुका है 0। तो यदि कोई पूछे कि नेट फ्लक्स कितना है, तो चूंकि फ्लक्स अदिश राशि है, स्केलर क्वांटिटी है, तो हम करेंगे φ1 प्लस φ2 प्लस φ3 एंड दैट इज इक्वल्स टू, इसको जोड़ोगे तो देखो प्लस में माइनस में कैंसिल, तो 0 0 हो जाएगा, लास्टली 0। हमें क्या पता चलता है कि यहाँ से इलेक्ट्रिक फ्लक्स का वैल्यू 0 हो चुका है। चलिए एक और क्वेश्चन 3D का कर लेते हैं, फिर हम जानेंगे कुछ बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट, जिसको जानने के बाद कुछ फिगर होते हैं उसको देखते हैं, हम आंसर दे देंगे कि इसका बिना कैलकुलेशन किए बता सकते हैं कि उसके इलेक्ट्रिक फ्लक्स कितना होगा, और ये भी समझेंगे कि फ्लक्स को कैसे हम एनर्जी का फ्लो कहते हैं। पुनः कुछ और अच्छे कॉन्सेप्ट आपको बताए जाएंगे, बस कंटिन्यूटी के साथ बने रहिए, क्योंकि हमारी जो लेक्चर की शुरुआत होती है वह स्लो लेवल से होती है, तो वहां आपको देखोगे तो लगेगा क्या है, बट धीरे धीरे, क्योंकि हमेशा नीचे वाली चीजों को धीरे धीरे ही पढ़ना चाहिए, और वहां से आपका धैर्य चेक किया जाता है, तब आपको अच्छी क्वालिटी की चीजें मिलेगी। ओके, अब एक और क्वेश्चन ले लेते हैं। एक प्रकार की क्यूब है या घन है, अब देखिए इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन कुछ इस तरह से दिया हुआ है। ओके क्या, और आपसे पूछा जाता है कि प्रत्येक सतह का से जो फ्लक्स है उसको निकालिए और कुल फ्लक्स भी निकालिए, यानी कि टोटल फ्लक्स निकालना है, फाइन नेट। अब जरा सा पहले नेट निकालना है, तो सबसे पहले या तो देखें कि इस बंद सतह क्लोज क्यूब या क्लोज सरफेस में कितने सतह हैं, तो देखोगे आपको पता है 1 2 3 4, एक ऊपर और एक नीचे, 6 फेसेस हैं, तो 6 फ्लक्स होंगे। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, सबका नाम देते हैं, दिस इज 1, दिस इज 2, दिस इज 3, दिस इज 4, इसके अंदर वाला 5 और इसके बाहर वाला 6, इसके बाहर में जो होगा वो 6। अब जरा सा देखोगे कि आप जरा सा देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन है एक्स डायरेक्शन में, अगर हम देखेंगे ऊपर वाले प्लेट को पहले कर लेते हैं। चलिए ऊपर वाला प्लेट है थर्ड नंबर 1 2 3 4, हाँ, और एक प्लेट है नीचे वाला, देखिए जरा 1 नंबर और 3 नंबर को देखिए, ये ऊपर वाला प्लेट है या नीचे वाला प्लेट है, और इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन कैसे दिया हुआ था, इस डायरेक्शन में। ओके क्या, आपको पता है कि एरिया वेक्टर सरफेस पे परपेंडिकुलर होती है, तो दिस इज द सरफेस, तो इसका एरिया वेक्टर ऊपर की तरफ और इसका एरिया वेक्टर नीचे की तरफ। अब आप देख सकते हो कि इसके बीच कितना डिग्री, 90, और इसको नीचे करोगे तो इसके बीच भी 90, और जब एरिया वेक्टर और इलेक्ट्रिक फील्ड परपेंडिकुलर होती है तो फ्लक्स का वैल्यू हो जाता है 0, क्योंकि cos 90 का वैल्यू 0। तो अगर हम फ्लक्स 3 का कैलकुलेट करेंगे तो E डेल्टा S cos 90 डिग्री, तो वैल्यू हो गया 0। अगर हम फ्लक्स 1 का कैलकुलेट करेंगे तो हो जाएगा E इंटू डेल्टा एस इंटू कॉस 90, और कॉस 90 का वैल्यू 0, मतलब 1 का फ्लक्स 0 है, थर्ड का फ्लक्स 0 है। इसी तरह से हम कैलकुलेट करेंगे। अब हम कैलकुलेट करते हैं 1 2 3 4 5 और 6 का, तो देखिए 5 और 6 का कैसे कैलकुलेट होगा, ये आपने नोट कर लिया, तो यहाँ पे देखोगे, देखिए एक प्लेट है आगे ये वाली, और जस्ट इसके पीछे एक प्लेट है, ठीक है, दोनों प्लेट एक आगे है और एक पीछे है, मतलब 5 नंबर है अंदर वाली है और 6 नंबर इसके बाहर वाली है, और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन इसके बीचों बीच से पास कर रही थी समानांतर पैरेलल। आपसे पूछा जाएगा कि बताइए फ्लक्स कितना होता है, तो सबसे पहले तो एरिया वेक्टर दिखाओ, एरिया वेक्टर इस पर लंबवत,
और एरिया वेक्टर इस पे लंबवत होगी, और जब लंबवत होगी, जैसे इसको थोड़ा और अच्छे से दिखा देते हैं, इस पर लंबवत होगी। अब आपको पता है कि एरिया वेक्टर लंबवत है, तो इसको पीछे करोगे दोनों को, तो यहाँ भी 90 और इसका भी 90, तो फिर से 90 डिग्री बनता है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड है ऐसे, एरिया वेक्टर परपेंडिकुलर है, तो फ्लक्स का वैल्यू फिर से लिखेंगे E इंटू डेल्टा एस इंटू जी। यानी हमें यह पता लगता है कि फ्लक्स या तो 5 का निकाले या तो 6 का निकाले, यानी फ्लक्स ऑफ 5 बराबर फ्लक्स ऑफ 6 इज इक्वल्स टू 0। यानी हमें 1 का फ्लक्स, 3rd का फ्लक्स 0 मिल चुका है, 5 का फ्लक्स और 6 का फ्लक्स 0 मिल चुका है। अब हमें क्या निकालना है? हमें निकालना चाहिए, अब बच गया है सरफेस 2 और 4। तो सरफेस 2 और 4 के लिए हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, जरा यह देख लेते हैं। तो देखिए, बारी बारी से हम 2 और 4 को यहाँ पे डिनोट कर देते हैं। 1 सेकेंड, 2 और 4 को कैसे डिनोट करेंगे? तो देखिए, यहाँ पर थी 4 नंबर मेरी, और यहाँ पर थी 2 नंबर, और यह 4 नंबर, और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ऐसे गुजर रही हैं। अब देखो एरिया वेक्टर का डायरेक्शन, तो आपको पता है कि बंद सतह में एरिया वेक्टर सतह पर लंबवत और बाहर की तरफ क्लोज सरफेस में जो एरिया वेक्टर होती है सरफेस पे परपेंडिकुलर एंड आउटवर्ड होती है। तो यही सरफेस है, तो सरफेस पे परपेंडिकुलर और बाहर की तरफ, ये हो गया डेल्टा एस, सरफेस पे परपेंडिकुलर और बाहर की तरफ। तो यहाँ पर दोनों के बीच थीटा 0 डिग्री है, बट यहाँ पे देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड है अंदर की तरफ, इलेक्ट्रिक फील्ड है अंदर की तरफ, और एरिया वेक्टर बाहर की तरफ, तो यहाँ थीटा 180 डिग्री है। ओके क्या? तो यहाँ पे थीटा 180 डिग्री, यहाँ पे थीटा 0 डिग्री। अब हमें क्या मिलने वाली है? हमें एक पॉइंट मिल चुका है कि अगर हम फ्लक्स निकालते हैं तो E इंटू डेल्टा एस इंटू कॉस 180 डिग्री, और कॉस 180 का वैल्यू -1 होता है, तो माइनस E इंटू डेल्टा एस। चलिए, तो यह फ्लक्स 4 का निकल गया। उसी तरह से अगर फ्लक्स 2 का निकालना है तो E इंटू डेल्टा एस इंटू कॉस 0 डिग्री, और कॉस 0 का वैल्यू 1 होता है, तो यहाँ निकल गया E इंटू डेल्टा। यानी कि हम फ्लक्स 2 का भी निकाल चुके हैं और फ्लक्स 1 का भी निकाल चुके हैं। अब आपसे पूछा जाए कि बताइए नेट फ्लक्स कितना होता है, तो हम क्या करेंगे? नेट फ्लक्स यानी कि ऐसे करेंगे, फाई नेट इज इक्वल्स टू फाई 1 प्लस फाई 2 प्लस फाई 3 प्लस फाई 4 प्लस फाई 5 प्लस फाई 6। प्रत्येक सतह से जो फ्लक्स होगी सबको आपस में जोड़ देंगे। और हमने देखा था कि 1 और 3rd का 0 आया था, 5 और 6 का 0 आया था, और इसका जो फ्लक्स था 2 का फ्लक्स आया था E इंटू डेल्टा एस माइनस साइन के साथ, और इसका फ्लक्स आया था E इंटू डेल्टा एस प्लस साइन के साथ। और अगर टोटल को ऐड करोगे तो देखो ये प्लस में और माइनस में है, तो दोनों कट के 0, यानी कि नेट फ्लक्स फिर से हमें क्या मिलने वाली है? 0 मिलने वाली है। ओके क्या? यानी हमने नेट फ्लक्स यहाँ पे निकाल दिया। तो देखिए, अब हम कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट देखने जा रहे हैं, उसके बाद कुछ और प्रॉब्लम करेंगे, जहां पर कुछ वेक्टर फॉर्म ऑफ प्रॉब्लम को देख लेंगे, और कुछ एक और अच्छा प्रॉब्लम देखेंगे कि जहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड वेरिएबल हो, कांस्टेंट हो, इलेक्ट्रिक फील्ड पोजीशन या डिस्टेंस या दूरी के अनुसार बदलती हो, तब कैसे बनाते हैं। ओके, इन दोनों प्रॉब्लम को करने के बाद आपको यह चीज समझ में आया होगा कि जो हमारी दोनों को देखने के बाद मिला कि दोनों का आंसर 0 आ गया है। तो कुछ यहाँ पे कुछ है रिजल्ट, उस रिजल्ट को 1-2 पॉइंट के बाद समझने के बाद समझेंगे, तो ताकि आपको फील हो जाए कि हाँ, जैसे ही इस टाइप के प्रॉब्लम आएंगे तो बिना कैलकुलेशन के हम बता सकते हैं कि फ्लक्स जो होती है क्लोज सरफेस के लिए, जब इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इस डायरेक्शन में दी हुई हो, चाहे अरेंजमेंट कुछ इस तरह से हो, तो टोटल फ्लक्स का वैल्यू 0 होता है। तो चलिए अब हम क्या करने वाले हैं, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स में क्या क्या है? तो देखिए, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स में सबसे फर्स्ट पॉइंट आपको देखने को क्या मिलेगा कि देखिए, हम कुछ इस तरह से एक लाइन बनाते हैं और थोड़ा सा बड़ा बनाते हैं, 1 2 3 4 5 और 6। ओके क्या? अब इसको जरा सा देखिए क्लोज करते हैं। हमारे पास एक स्फीयर है, गोला है, हमारे पास एक सिलेंडर है, बेलन है, और हमारे पास एक रैंडम शेप है। ओके क्या? और कुछ भी हो सकती है। अब आपसे पूछे कि बताइए सतह 1 है, मतलब सरफेस 1, सरफेस 2 यानी सरफेस 3, यानी बंद सतह 1, बंद सतह 2, बंद सतह 3 एक
सिलेंडर है, एक गोला, एक जनरल शेप, कुछ भी हो सकता है बट बंद होना चाहिए। क्यूब हो सकता है, क्यूबॉइड हो सकता है, पैरेललोपियोड हो सकता है, कुछ भी हो, बट ध्यान यह देना है कि बंद होनी चाहिए। अब आपसे पूछे कि बताइए बाबू फ्लक्स कितना है 1 से, तो आप बोलोगे सर फ्लक्स फ्लक्स तो होती है नंबर ऑफ लाइंस, तो हम तुरंत बताएं कि सर 1 2 3 4 5 6, तो इसमें भी 6 लाइन है सर। बोले ओके। यहाँ पे बताइए, तो फिर बोलोगे कि देखिए सर इसमें भी 6 लाइन, यहाँ पे भी 6 लाइन, यानी कि हमको क्या पता चलती है कि फ्लक्स का वैल्यू शेप पर डिपेंड नहीं करता है, बंद सतह होनी चाहिए। ओके, बंद सतह है तो इससे भी फ्लक्स 1 2 3 4 5 लाइंस, इससे भी 5 लाइंस और इससे भी 5 लाइंस, यानी कि हमें क्या हो, एक पॉइंट लिखने वाले हैं इस फिगर के नीचे कि जो फ्लक्स है डजंट डिपेंड, इसको साइड में लिख देते हैं, फ्लक्स इज इंडिपेंडेंट फ्रॉम द शेप, यानी शेप कैसी भी हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। फ्लक्स जो है शेप पर डिपेंड नहीं करता है। फ्लक्स है जैसे यहाँ पे भी सिलेंडर है, स्फीयर है, कुछ भी है, सभी के लिए फ्लक्स मतलब नंबर ऑफ लाइंस की संख्या सेम है। चलिए अगला पॉइंट देखने वाले हैं, ये अगर नोट हो चुका हो तो इंपॉर्टेंट पॉइंट में सेकंड हम यह देखने वाले हैं। यहाँ पे क्या लिखा कि फ्लक्स है जो कि शेप पर, आकृति पर, वस्तु की आकृति पर निर्भर नहीं करती, सॉरी वस्तु नहीं क्षेत्र, बंद सतह के क्षेत्र के कैसी आकृति है उस पर निर्भर नहीं करती है। चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं जो कि सेकंड पॉइंट आपकी होगी। सेकंड पॉइंट में हम क्या देखने वाले हैं, जरा से एक पॉइंट को देखिएगा। हम क्या बोलते हैं कि फ्लक्स है फ्लो ऑफ एनर्जी, और फ्लो ऑफ एनर्जी है, इसका क्या मतलब होने वाला है कि यदि हम फ्लक्स को बोलते हैं कि फ्लक्स इज द फ्लो ऑफ एनर्जी, तो उस केसेस में हम यहाँ पे एक चीज देख सकते हैं, जैसे यहाँ देखिए फ्लक्स इज द फ्लो ऑफ एनर्जी, और यह एक बंद सतह है। तो यहाँ पर अगर हम बोलेंगे आपसे कि देखिए इधर से लाइन गई है और बाहर निकल चुकी है, यहाँ भी एक रैंडम शेप लेते हैं, इधर से लाइन गई है और बाहर निकल चुकी है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस अंदर से क्या हो जा रही है, इंटर करने के बाद बाहर निकल जा रही है। तो आपको क्या देखना है, हम आपसे पूछे कि बताइए इसमें कितनी एनर्जी गई। अगर हम इस लाइन को एनर्जी के रूप में सोचे तो हम बोलेंगे कि इसमें कितनी एनर्जी गई है, तो इसमें आपकी एनर्जी चली गई है 1 2 3 4, और लाइंस भी निकल गई 4, तो 4 लाइन गई, 4 लाइन निकल गई, मतलब जितनी एनर्जी गई थी उतनी ही एनर्जी बाहर निकल गई। इसका यह मतलब है कि इसमें किसी प्रकार का कोई फ्लक्स नहीं है, टोटल एनर्जी ही जीरो है। फ्लक्स इज द फ्लो ऑफ एनर्जी। यहाँ पे भी देखिए 1 2, तो जो भी लाइंस आ रही है वही बाहर निकल जा रही है, मतलब हम ऐसा बोलेंगे कि यदि कोई लाइन किसी भी बंद सतह को कट करती है पुनः बाहर निकल जाती है, बट ध्यान रखना है बंद सतह होनी चाहिए। यदि बंद सतह को कट करके बाहर निकल जाती है तो उसमें टोटल फ्लक्स क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। ओके, यानी कि ये तो लंबवत है खत्म, लंबवत है खत्म, बट इसमें फ्लक्स तो देखो इधर से इंटर कर रही हो, इधर से बाहर निकल रही है, तो जब इंटर करती करके बाहर निकल जाएगी किसी बंद सतह को तो टोटल फ्लक्स का वैल्यू जीरो हो जाएगा। तो एक पॉइंट हम लिख डालेंगे। अच्छा, इसको तो हम फिजिकली समझ लेते हैं, रटना तो है नहीं कि ऐसा क्यों है, फिर इस पॉइंट को हम लिख लेंगे। जैसे देखिए हमने एक बंद सतह लिया है, यही आपकी बंद सतह है, और इससे मानते हैं कि लाइन क्रॉस कर जाती है, बाहर निकल जाती है, फिर इसका रिजल्ट हम नीचे लिखेंगे। तो देखिए यहाँ पर एक छोटा सा एरिया ले लीजिए और जस्ट इसी लाइन का एक छोटा सा एरिया ले लीजिए। आपको पता है कि बंद सतह पर विद्युत बल बंद सतह पर क्षेत्रफल सदिश लंबवत और बाहर की तरफ, तो देखिए बंद सतह लंबवत और बाहर की तरफ डेल्टा एस। यहाँ पे देखिएगा बंद सतह पर लंबवत और बाहर की तरफ तो डेल्टा एस इधर। तो यह मानते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन है इस तरफ से। देखिए पहले बारी बारी से पॉइंट को ले लीजिए, इसका नाम ले लीजिए ए और इसका नाम ले लीजिए डी, इस पॉइंट का नाम बी है। एक ही लाइन से समझ में आ जाएगी, दूसरे को बनाने की आवश्यकता नहीं है। चलिए यह पॉइंट बी है। अब बी पॉइंट पे देखिए तो इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे, तो यही है दोनों के बीच का एंगल, बट यहाँ देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड है इधर की तरफ, तो दोनों के बीच का एंगल कितना है, तो बड़ा है, मतलब यहाँ पे 90 डिग्री से कम, यहाँ 90 डिग्री से ज्यादा। तो हम ऐसा बोल सकते हैं क्या, ए मान लेते हैं अल्फा,
कोई दिक्कत नहीं है। ये 180 है, 180 में सॉरी 90 से बड़ा है या 90 से छोटा है, मतलब ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, तो कॉस जो होती है फर्स्ट क्वाड्रेंट, जैसे यहाँ पे निकालोगे तो ई इंटू डेल्टा एस इंटू कॉस थीटा, और थीटा 90 से छोटा है तो इसका आंसर प्लस में आएगा। बट यहाँ पे देखिए जरा, यहाँ पर अगर आप सोचोगे तो देखो यहाँ पर 180 सॉरी 90 से बड़ा है, तो जैसे ही निकालोगे फ्लक्स का वैल्यू तो ई इंटू डेल्टा एस इंटू कॉस अल्फा, और अल्फा 90 से बड़ा है तो कॉस सेकंड क्वाड्रेंट पे नेगेटिव होती है, तो यहाँ पे हो जाएगा ई इंटू डेल्टा एस माइनस साइन के साथ। हाँ, कुछ बच्चे इस सोचेंगे, ऐसा कह सकते हैं कुछ बच्चे कि सर यहाँ तो इलेक्ट्रिक फील्ड कम होगी, यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड ज्यादा, बट ये भी तो देखेंगे कि यहाँ पर हमको यहाँ पे देखो, यहाँ पे इंटेंसिटी ज्यादा है बट यहाँ पे इंटेंसिटी कम है, परंतु यहाँ पे इंटेंसिटी कम है, बट अगर हम ऐसा सोच सकते हैं कि 1 मिनट, चलिए ओके, तो हमें क्या समझना है कि जैसे देखिए यहाँ पर आपको क्या देखने को मिला होगा, इसको फिर से समझ लेते हैं। देखिए हमने क्या देखा था कि यदि एक रैंडम शेप हम लेते हैं और यहाँ से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन क्रॉस कर रही है, तो आपको यह देखना है कि हमने आपको समझाना चाहा कि यदि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस किसी बंद सतह को क्रॉस कर जाती, इंटर करती और बाहर निकल जाती, मतलब जितनी ऊर्जा गई उतनी ही ऊर्जा बाहर निकल गई, मतलब टोटल फ्लक्स 0 है, उसमें किसी प्रकार का कोई एनर्जी नहीं है। अब हमको समझना है कि ऐसा क्यों हो रहा है। तो यहाँ देखिए, अगर यहाँ पर एक हम एरिया ले लें तो यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन है, विद्युत बल रेखाओं की दिशा है, विद्युत क्षेत्र की दिशा है, तो आपको पता है एरिया वेक्टर सरफेस पर लंबवत बाहर की तरफ होती है, तो यहाँ एंगल थीटा। और यहाँ देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड तो ऐसे है और यह एरिया वेक्टर, तो एरिया वेक्टर सरफेस पर लंबवत, सतह पर लंबवत, और कहाँ होती है, बाहर की तरफ, तो यहाँ पे एंगल कितना देखने को मिलेगा, तो यहाँ पे एंगल आपको 90 से बड़ा मिलेगा। ओके, क्या हम ऐसा कह सकते हैं कि 90 प्लस थीटा हो, या ऐसा इसको 90 प्लस थीटा न करके आप अल्फा लेके चलो, अच्छी बात रहेगी। अगर आप अल्फा लेकर के चलते हैं तो अच्छा रहेगा। चलिए, यदि आप अल्फा लेके चलते हैं, अब देखो जरा, यह 90 से बड़ा है, यह 90 से छोटा है, तो यहाँ पे फ्लक्स हो जाएगा E इंटू डेल्टा एस इंटू कॉस थीटा, और थीटा 90 से छोटा है तो सेकंड क्वाड्रेंट में तो इसको प्लस में आना है, तो यह रिजल्ट प्लस में आएगी। बट यहाँ देखिए E इंटू डेल्टा एस इंटू कॉस अल्फा, और चूंकि अल्फा 90 से क्या है, अल्फा आपकी 90 से बड़ी है, तो सेकंड क्वाड्रेंट में कॉस निगेटिव होता है, तो E डेल्टा एस इंटू कॉस अल्फा आएगी निगेटिव। आप ऐसा देख सकते हो क्या कि सेम ही लाइन इंटर कर रही है और बाहर निकल रही है, तो यहाँ पे फ्लक्स प्लस में आ रही है और यहाँ पे फ्लक्स माइनस में आ रही है, तो हम कह सकते हैं कि टोटल फ्लक्स इस लाइन का, जो लाइन इंटर कर रही है और बाहर निकल जा रही है, तो टोटल फ्लक्स 0 हो जाएगा। इसीलिए कहा जाता है कि यदि कोई लाइन किसी बंद सतह में इंटर कर जाए और पुनः निकल जाती है तो उसके द्वारा कोई भी फ्लक्स एसोसिएटेड नहीं होता है। ओके, अब हम क्या देखते हैं, तो इसमें पहले पॉइंट लिखेंगे, सेकेंड इंपॉर्टेंट पॉइंट हमको क्या लिखना है, इंपॉर्टेंट सेकेंड पॉइंट की लिखेंगे, इफ द इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन क्रॉसेज द क्लोज सरफेस एरिया देन फ्लक्स इज 0। यानी कि इसका फिगर ऐसे बना लेंगे, किसी भी क्लोज सरफेस से अगर कोई भी हमारी लाइन क्रॉस कर जाती है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, तो उसके द्वारा जो फ्लक्स होता है वह कितना हो जाएगा, तो उसके द्वारा फ्लक्स का वैल्यू हो जाएगा नेट फ्लक्स 0, क्योंकि बाहर निकलती है तो आपका प्लस आएगी और अंदर जाएगी तो माइनस आएगी। तो लास्ट एक पॉइंट और लिख लेते हैं, पुनः अगले पॉइंट को हम फिर कंटिन्यू करेंगे। तो हमने क्या देखा कि किसी भी एरिया पर लाइन इंटर करती है तो यहाँ पर आया निगेटिव, और बाहर निकलती है तो यहाँ पर आया पॉजिटिव फ्लक्स, तो यहाँ का फ्लक्स आया था पॉजिटिव और यहाँ का फ्लक्स आया आपका निगेटिव। हम क्या करने वाले हैं, हम ऐसा बोलेंगे कि फ्लक्स एट द एंट्री, यानी एंट्री होती है तो उसे लेते हैं निगेटिव, एंड एग्जिट होगी देन फ्लक्स का वैल्यू क्या लेते हैं, पॉजिटिव। चलिए अगले वीडियो को, तो ठीक है, हम लोगों ने
बहुत सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट जाना है। अभी तो फ्लक्स की शुरुआत थी, कुछ कुछ अच्छे पॉइंट जाना है। अब जाकर के और इंपॉर्टेंट पॉइंट जानने के बाद 2-3 आईआईटी टाइप के क्वेश्चन कि वो कैसे सोचता है फ्लक्स के बारे में, पुनः यहाँ से आपको हम कुछ अच्छी चीजें बताएंगे। कुछ बल्ब वाला प्रॉब्लम होता है, वाटर वाला प्रॉब्लम होता है, और जो आप गाँव में साउंड जो लाउड स्पीकर देखे होंगे उसकी डिजाइनिंग किस तरह से हो रही है वो देखेंगे। आप देखे हो घर में रेडियो स्पीकर देखते होगे तो उसकी डिजाइनिंग ऐसी ही क्यों है वो भी हम देखेंगे कि इसका शेप कुछ इस तरह से क्यों दिया जा रहा है। तो सारी चीजें हम यहाँ पे जानेंगे। तो ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू रहें और वीडियो को देखते रहिए। चलिए, ओके, थैंक यू।